साल 2022-23 के बजट में ही वित्त मंत्री ने यह घोषणा कर दी थी कि यह देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। हम अमृतकाल की पीढ़ी हैं। अमृतकाल में प्रवेश से आशय यह है कि 2022 से लेकर के 2047 यानी ये 25 साल हमें तैयारी करनी है इस बात की कि भारत को एक विकसित भारत बनाया जा सके, सशक्त भारत बनाया जा सके, समृद्ध भारत बनाया जा सके, ताकि 2047 में जब यह देश अपनी स्वाधीनता की 100वीं वर्षगांठ बनाए तो हम भारत को एक मजबूत भारत का उपहार दे सके। और यही तो सपना था हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का कि एक उदयमान भारत, एक विश्वगुरु भारत एक शीर्ष पर बैठा हुआ भारत। तो ये 25 साल तैयारी के साल हैं, इसीलिए इन्हें अमृतकाल की साल कहा गया। और विशेष करके तैयारी करनी है अर्थव्यवस्था की। दरअसल हमारी इकोनॉमी एकदम टेक ऑफ के पोजीशन में है, एकदम टेक ऑफ के पोजीशन में है, ठीक ठाक चल रही है, रफ्तार भर रही है। अगर थोड़ी सी तैयारी हमने कर दिया तो इकोनॉमी का एक प्लेन उड़ जाएगा और सीधे जाकर के लैंड करेगा 2047 में दुनिया की 3 मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था के साथ, दुनिया के 3-4 मजबूत देशों में से एक देश के साथ। और हर सपना जो देखा था हमारी 2-3 जनरेशन की पहले की पीढ़ी ने, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस सपने को वास्तविकता में हम उतार देंगे। दोस्तों, आज की दुनिया में अगर आपको विकास के सोपान पर ऊपर बढ़ना है तो सारा का सारा काम आपको अर्थव्यवस्था पर करना होगा, अपनी इकोनॉमी पर करना होगा। विकसित देश की अर्थव्यवस्था तभी हो सकती है जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो, हमारी आधारिक संरचना भी विकसित हो, वर्ल्ड क्लास आधारिक संरचना हो, आधुनिक जमाने की आधारिक संरचना हो, अर्थव्यवस्था की मांग को पूरी करती आधारिक संरचना हो, लोगों के जीवन के सपने को पूरी करती हुई आधारिक संरचना हो। यानी अगर हमें अपनी इकोनॉमी को उस लेवल पर ले जाना है तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उस लेवल पर ले जाना होगा। तो अभिवादन स्वीकार कीजिए लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। अब हम चर्चा करेंगे इस नए जमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आज भारत सरकार जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम कर रही है, इसका ताना बाना तो वो 4-5 साल पहले ही बुनने लगी थी। भारत सरकार प्रतिबद्ध थी, कटिबद्ध थी कि अब भारत की जो पहचान रही है, जीड सीड इंफ्रास्ट्रक्चर, धीमी गति से चलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पहचान को हम बदलेंगे। हम भी बिल्कुल वैसा ही इंफ्रा लेकर के आएंगे जैसे अमेरिका का है, यूरोप का है, चीन का है, जापान का है। और इस कहानी के ताने बाने में जो सबसे पहला ताना बाना बुना गया वो था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। फिर आगे बढ़कर के सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लेकर के आई और फिर पिछले साल सरकार लेकर के आई प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। तो हमें 3 चीजों पर ही चर्चा करनी है। हम यहां इंफ्रा में आपके यूट्यूब पर आपको हम सड़क क्या है, रेलवे क्या है, सब नहीं बताएंगे। ये सड़क, बंदरगाह, रेलवे, ये सब आप पढ़े हुए हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। यहां हम प्योर इकोनॉमी की बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम पैसा लाएंगे कहां से, काम क्या हो रहा है। पूरा का पूरा देश इस समय इंफ्रा के मामले में 3 परियोजनाओं पर आकर के टिका है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और गति शक्ति मास्टर प्लान। हमारी चर्चा इन्हीं तीनों पर रहेगी। आने वाले 4-5 सालों तक सवाल इन्हीं में से आएंगे, इन तीनों से बाहर कोई सवाल नहीं आने वाला है। तो आइए सीधे सीधे हम चलते हैं। इन तीनों में से जो पहली बात है वह है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। याद कीजिएगा, कोरोना का कालखंड था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे। 2047 तक भारत को विकसित भारत बना देना है और इसके लिए विकसित देशों के पैटर्न का इंफ्रा चाहिए। यह सपना हमारे प्रधानमंत्री ने बुना और जो पहली चीज लेकर के आई उसे कहा गया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। क्या है ये एनआईपी?
हुआ कुछ यूं कि स्वतंत्रता दिवस था, कोरोना के कालखंड का स्वतंत्रता दिवस। हमारे प्रधानमंत्री देश के सामने आए और प्रधानमंत्री ने देश के सामने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाने का संकल्प रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को, अब तो $3 ट्रिलियन पर चले गए हैं, लेकिन हम शुरू से कहानी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। लाल किले से अपने भाषण से जब प्रधानमंत्री देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना दे रहे थे, उसी समय उन्होंने अपने इस संकल्प को ही दोहराया था कि अवसंरचना को, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को, अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ये जानते थे कि जब मैं देश के सामने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का संकल्प रखूंगा तो देश पलट करके, दुनिया पलट करके मुझसे ये सवाल पूछेगी कि एक तरफ $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ आपका इंफ्रा ही 20वीं शताब्दी का इंफ्रा है। 21वीं शताब्दी की इकोनॉमी को 21वीं शताब्दी का इंफ्रा दीजिए। इसलिए प्रधानमंत्री ने तुरंत साफ साफ कह दिया कि हम अवसंरचना को अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए बाधा नहीं बनने देंगे, यानी जैसी अर्थव्यवस्था हम चाहते हैं उसी के हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, वैसी ही अवसंरचना बनाएंगे। प्रधानमंत्री के इस संकल्प के बाद वित्त मंत्रालय ने अतानु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में, यह बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं, अतानु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया। आप कहोगे क्यों टास्क फोर्स का गठन किया? दरअसल इस टास्क फोर्स का गठन इसलिए किया गया ताकि उन सेक्टर की पहचान की जा सके जहां तेजी से काम करने की जरूरत है। इस टास्क फोर्स ने काम किया और अपनी रिपोर्ट दी। अपनी रिपोर्ट में इस टास्क फोर्स ने सुझाव दिया कि भारत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की शुरुआत करे, यानी ढेर सारे इंफ्रा पर एक ही साथ काम करना शुरू कर दे। इस टास्क फोर्स ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर काम करे और 102 लाख करोड़ रुपए, मामूली रुपया नहीं है, कह रहे हैं कि 102 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करे। यानी टास्क फोर्स कह रही है कि भारत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में निवेश करे, मतलब एक साथ ढेर सारे प्रोजेक्ट पर काम शुरू करे और कितना पैसा लगाए? 102 लाख करोड़ रुपए का निवेश करे। अतानु चक्रवर्ती की टास्क फोर्स ने यह रिपोर्ट दी और भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को मंजूर भी कर लिया। भारत सरकार ने सीधे सीधे मंजूर कर लिया और भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, हम 2019-20 से लेकर के 2024-25 के दौरान ही 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रा पर खर्च करेंगे। ये 2019 की बात हो रही है। सरकार ने कह दिया कि हम 2019 से लेकर के 2025 तक कितना करेंगे? 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। कितना करेंगे? 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। किस पर? तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अब इसके बाद टास्क फोर्स ने यह बात कही और यही टास्क फोर्स रुकी नहीं। टास्क फोर्स ने कहा कि आप जी 100 लाख करोड़ रुपए तो खर्च कीजिए, साथ साथ टास्क फोर्स ने कहा कि एक निगरानी तंत्र की भी गठन कर दीजिए ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सके। सड़कें जो टैगलाइन दीजिए कि यहां खत्म करना है खत्म कीजिए, पुल जो टाइम दीजिए बनाइए, बंदरगाह को जितने टाइम में विकसित करना है कीजिए। टास्क फोर्स ने ये जो बात कही, इसके पीछे दो कारण थी। पहली बात ये कि भारत की एक पहचान बन गई थी कि यहां प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं होती। टास्क फोर्स ने कहा 21वीं शताब्दी की इकोनॉमी में ये नहीं चलेगा कि आप प्रोजेक्ट समय से पूरा ना कीजिए, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर्स रुचि नहीं दिखाएंगे, और यदि आप प्रोजेक्ट समय से पूरा करने लगेंगे तो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर भी, प्राइवेट सेक्टर के वित्तीय संस्थान भी आपके इंफ्रा में इन्वेस्ट करने में रुचि दिखाएंगे। टास्क फोर्स कह रही थी कि 100 लाख करोड़ रुपए की बड़ी भारी भरकम राशि है,
लेकिन टास्क फोर्स ये भी कह रही है कि सिर्फ इसी 100 लाख करोड़ रुपए से देश का इंफ्रा नहीं बनेगा। टास्क फोर्स कह रही है भारत सरकार तो 100 लाख करोड़ खर्च ही करेगी, प्राइवेट सेक्टर को भी लाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी लाएंगे, उनसे भी कहेंगे आइए इंफ्रा में पैसा लगाइए, पैसा कमाइए, देश को इंफ्रा दीजिए। इंफ्रा को एक बिजनेस मॉडल में तब्दील कर देना। टास्क फोर्स कह रही थी कि प्रोजेक्ट निगरानी तंत्र बनाइए ताकि प्रोजेक्ट समय से पूरा हो पाए। समझ में आ रही बात? ये सारी मैं लिख करके आपको इसलिए देता हूं, नहीं तो मैं तो ऐसे बोल बोल के समझा दूं ताकि आपको नोट्स भी आपका वैसा ही हो जैसा मैं चाहता हूं। मैं बार बार इस बात को कर, और अंतरिम बजट 1 फरवरी को आएगा। 2 से 3 फरवरी को मैं खुद ही उस बजट को विस्तार से पढ़ूंगा, और 3 फरवरी या 4 फरवरी की शाम को बजट में आपको लाइव पढ़ाऊंगा। जैसे मुझे वो हाय तौबा नहीं मची रहती है कि तुरंत बजट आ गया तो तुरंत 1 घंटे बाद ही लेकर के चले जाओ, ढेर सारे लाइक्स और सब्सक्राइब्स के चक्कर में नहीं। भैया अगर बजट आएगा तो 1 घंटे बाद पता नहीं लोग कैसे लेकर के आए। पहले मैं 2 दिन आराम से पढ़ता हूं, विद्यार्थियों के हिसाब से उसे सजाता हूं, फिर आपके सामने आता हूं। तो जब बजट आएगा तो बजट के 1 घंटे बाद ही दुनिया भर के यूट्यूब चैनल पर बजट की क्लासेज आ जाएंगी। तो आप लोग मत घबराइएगा, हम 2 दिन बाद लेकर के आएंगे, शानदार लेकर के आएंगे, लाइव पढ़ाएंगे, आपसे खुद सवाल जवाब करेंगे। मेरा मन भी आप सबसे बात करने को कर रहा है। तो लौटते हैं अपने एनआईपी की तरफ। यानी बात कुल मिला जुला करके ये है कि प्रधानमंत्री कहते हैं 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे और इसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे। प्रधानमंत्री के संकल्प पर अतानु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय टास्क फोर्स का गठन करता है और वित्त मंत्रालय कहता है कि उन जगहों को तलाशिए जहां तुरंत तेजी से काम करने की जरूरत हो। टास्क फोर्स कहती एनआईपी का सुझाव देती है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का सुझाव देती है और कहती है कि 102 लाख करोड़ रुपए खर्च कीजिए। सरकार इसको मंजूर करती है और सरकार कहती है कि 2019 से 2024-25 तक हम 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। साथ साथ टास्क फोर्स ने यह भी सिफारिश की थी कि एक निगरानी तंत्र बनाया जाए ताकि प्रोजेक्ट समय से पूरे हो सके। और इससे होगा क्या, जब प्रोजेक्ट समय से पूरे होंगे तो प्राइवेट सेक्टर हुआ, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुए, ये भी हमारे यहां इंफ्रा में इन्वेस्ट की में रुचि दिखाएंगे। तो एनआईपी की शुरुआत की गई, 100 लाख करोड़ रुपए के खर्च से एनआईपी की शुरुआत की गई, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की शुरुआत की गई। और जब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की शुरुआत की गई तो सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि हम इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत जो 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे उनमें इन सेक्टर पर हम फोकस करेंगे, यानी इन सेक्टर से संबंधित इंफ्रा का हम विकास करेंगे। सरकार ने कहा कि हम सड़कों पर काम करेंगे, हम ऊर्जा क्षेत्र में काम करेंगे, एनआईपी के तहत हम रेलवे में काम करेंगे, बंदरगाहों पर काम करेंगे, एयरपोर्ट पर काम करेंगे, सोशल इंफ्रा पर काम करेंगे, हम अर्बन सेक्टर पर काम करेंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन पर काम करेंगे, सिंचाई पर काम करेंगे, रूरल इंफ्रा पर काम करेंगे, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग पर काम करेंगे और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे। एनआईपी के तहत इतने सेक्टर में हम काम करेंगे। याद रखिएगा एनआईपी में कौन कौन से सेक्टर शामिल हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का मतलब ही यही होता है कि एक साथ अर्थव्यवस्था के जितने क्षेत्र हैं सबसे जुड़ी अवसंरचना का निर्माण करना, सिंचाई की अवसंरचना का निर्माण करना, तो ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करना, कृषि क्षेत्र की अवसंरचना का निर्माण करना, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित अवसंरचना का निर्माण करना, उद्योग से जुड़ी अवसंरचना का निर्माण करना, डिजिटल कम्युनिकेशन ताकि इंटरनेट और मोबाइल सप्लाई हो सके, शहरी अवसंरचना का निर्माण करना, सोशल इंफ्रा का मतलब हेल्थ और एजुकेशन की इंफ्रा का निर्माण करना, हेल्थ इंफ्रा मतलब हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंफ्रा मतलब स्कूल्स, ये सब सोशल इंफ्रा में आते हैं। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स बनाना, पोर्ट्स बनाना, रेलवे बनाना, ऊर्जा सेक्टर पर काम करना, सड़कों पर काम करना, ये सारे के सारे एनआईपी में शामिल सेक्टर हैं। अगर इनमें भी हम निकाले कि इन सेक्टर में सर्वाधिक फोकस किस सेक्टर पर है, तो इन सेक्टर में सर्वाधिक फोकस पहले नंबर पर एनर्जी पर है, ठीक, दूसरे नंबर पर सड़कों पर है, तीसरे नंबर पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, चौथे नंबर पर रेलवे है, पांचवें नंबर पर सोशल इंफ्रा है, स्कूल हॉस्पिटल है। अगर आप देखिए तो जो 100 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं उसमें 24% ऊर्जा पर दिया गया है, 19% सड़कों पर दिया गया है, 16% अर्बन इंफ्रा पर है, 13% रेलवे पर है, 6% हेल्थ और एजुकेशन का है। अगर जोड़ दीजिए तो जो टोटल फंड 100 लाख करोड़ रुपए है उसका 71% सिर्फ
यहीं पर चला जाता है। तो याद रखिएगा इन सब में किस पर ज्यादा फोकस किया गया है और शुरू के 4 के क्रम भी आप लोग याद रखिएगा। ये मेन फोकस के क्षेत्र हैं। ठीक, अब कहोगे कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, ये पैसा आएगा कहां से? तो सरकार ने कहा कि इस पूरे के पूरे 100 लाख करोड़ रुपए में 39% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, केंद्र सरकार देगी। शेष जो 39% पैसा है वह स्टेट गवर्नमेंट देगी। मान लीजिए कोई सड़क बन रही है, उस सड़क के बनाने में 39% पैसा कौन दे दिया? केंद्र सरकार दे दिया। शेष 39% पैसा सड़क जिस जिस राज्य से गुजरेगी उस राज्य की सरकारें देंगी। इसके अलावा जो 22% फंड बच रहा है, सरकार कह रही है ये 22% पैसा हम प्राइवेट सेक्टर से लेकर के आएंगे और PPP मॉडल के आधार पर लेकर के आएंगे, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर लेकर के आएंगे। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि PPP मॉडल जिसे हम पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल कहते हैं, आखिर ये है क्या? तो यहां इस पर हम इसे हिंदी में सार्वजनिक निजी भागीदारी कहते हैं। यहां हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके ठीक बाद जो अगली क्लास हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वह है इन्वेस्टमेंट मॉडल। उस इन्वेस्टमेंट मॉडल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की बड़ी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाजुला करके कहना यह है कि एनआईपी की परियोजनाओं पर जो भी पैसा खर्च होगा 39% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, 39% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी और 22% पैसा प्राइवेट सेक्टर खर्च करेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर। एक पी से पब्लिक होता है, दूसरे से प्राइवेट होता है, तीसरे से पार्टनरशिप होता है, इस मॉडल पर खर्च करेगी। तो आप कहोगे इस एनआईपी से लाभ क्या होगा? ठीक, तो देखो एनआईपी में जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं, उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकार अब एक अग्रगामी दृष्टिकोण रख रही है। अग्रगामी दृष्टिकोण से आशय यह है कि आज के 10 साल बाद देश को जो इंफ्रा चाहिए उसकी तैयारी हम आज से ही शुरू कर देंगे। जरूरत पड़ने पर नहीं तैयार करेंगे, ताकि 10 साल बाद जो जरूरत पड़े हमारे पास इंफ्रा तैयार हो। इसे कहते हैं अग्रगामी दृष्टिकोण। साथ साथ सरकार यह भी कह रही है कि अग्रगामी दृष्टिकोण का पालन करके जब हम अपने प्रोजेक्ट समय पर पूरे करेंगे तो इंफ्रा सेक्टर में बैंकों का एनपीए नहीं बनेगा और बैंक भी पैसा लगाएंगे। दरअसल है क्या कि बैंकों का एनपीए सर्वाधिक इंफ्रा सेक्टर में ही बना है, इसलिए बैंक इंफ्रा सेक्टर में पैसा लगाने से डरते हैं। सरकार कह रही है कि जब हम अग्रगामी दृष्टिकोण करेंगे, समय से पहले ही परियोजनाओं को पूरा करेंगे, तो बैंकों का पैसा फंसेगा नहीं, एनपीए बनेगा नहीं, तो बैंक भी इंफ्रा में पैसा लगाएंगे। दूसरी चीज एनआईपी से एक लाभ यह भी है कि सरकार ने अपने पूरे इंफ्रा का विजन डॉक्यूमेंट दे दिया है। सरकार खुद ही तेजी से काम कर रही है, सरकार खुद ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इससे जो विदेशी लोग हैं, विदेशी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े इंफ्रा में निवेश करती हैं, वह भी भारत आएंगी और भारत की इंफ्रा में निवेश करेंगी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में विदेशी निवेश भी आकर्षित हो। और जब विदेशी निवेश आकर्षित होगा, देश अपने इंफ्रा को तेजी से तैयार करेगा, तो रोजगार का सृजन होगा, क्योंकि व्यवसाय बढ़ेगा, ढेर सारे लोगों का व्यवसाय बढ़ेगा तो कर आधार यानी टैक्स बेस भी बढ़ेगा, क्योंकि ढेर सारे लोग कर चुकाने आएंगे। और साथ साथ एक तरफ यदि व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, कर आधार बढ़ेगा, तो बेहतर इंफ्रा से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। देश ईज ऑफ डूइंग से ईज ऑफ लिविंग की ओर भी तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि हमें ईज ऑफ डूइंग ही नहीं चाहिए, हमें उस ईज ऑफ डूइंग को ईज ऑफ लिविंग तक ले जाना है। हमें सिर्फ व्यापार ही आसानी से नहीं शुरू करने हैं, हमें जीवन जीने को भी आसान बनाना है। यह सब इंफ्रा से लाभ होंगे, यह सब एनआईपी से लाभ होंगे। तो यह कहानी है एनआईपी की, और इतने सेक्टर जहां हमने बात किया वहां पर काम शुरू हुआ। ठीक, यहां पर काम हो ही रहा था, तभी एक बात देश के सामने और आई। देश ने देखा कि कई परियोजनाएं ऐसी हैं जहां जनता का पैसा खर्च हो चुका है, कई सड़कें बन चुके हैं, कई स्टेडियम बन चुके हैं, कई पुल बन चुके हैं, जहां जनता का पैसा लग चुका है, लेकिन ये परियोजनाएं पैसा कमा करके दे नहीं रही। तो सरकार ने सोचा क्यों नहीं वे परियोजनाएं जहां पैसा लग चुका है
उनसे पैसा कमाया जाए और उस पैसे को ले आकर के इस एनआईपी में निवेश कर दिया जाए, इस एनआईपी में निवेश कर दिया। इसलिए एनआईपी के बाद सरकार एक और प्रोजेक्ट लेकर के आई जिसे कहा गया नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन। यह दूसरा प्रोजेक्ट है। एनआईपी तो हो गया, ठीक। नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन, मोनिटाइजेशन का मतलब होता है मौद्रीकरण। वित्त मंत्री जी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही हैं। तो आप कहोगे कि आखिर नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन है क्या? एनआईपी और इसमें अंतर क्या? बहुत बड़ा अंतर है। एनआईपी में क्या है कि सरकार नई सिरे से परियोजनाएं तैयार करेंगी, बनाएंगी। मान लीजिए कोई सड़क बना रही है तो एनआईपी के थ्रू बनाएगी। एनएमपी में जो नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन है, जिसे हम एनएमपी कहते हैं, इसमें पहले से बनी हुई जो बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं उनको सरकार किराए पर देगी। पहले से स्टेडियम बना हुआ है, कुछ फायदा नहीं कर रहा, सरकार कह रही इसको हम किराए पर देंगे, इससे पैसा लाएंगे और इस एनएमपी से जो हम पैसा लाएंगे, जो एनएमपी से हम पैसा लाएंगे, इस पैसे को एनआईपी में हम निवेश कर देंगे। समझ में आ गई बात? यानी एनएमपी में सरकार क्या कर रही है? सरकार कहती है कि हम अपने बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं को क्या देंगे? किराए पर देंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि अपनी नई कवायद के जरिए हम 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे और एनआईपी में निवेश करेंगे। इसके तहत सरकार कह रही है, इस नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन के तहत सरकार कह रही है कि जो हमारे नेशनल हाईवे हैं, इन हाईवे से हम 1.6 लाख करोड़ रुपए लाएंगे। सरकार कह रही है रेलवे के 400 स्टेशनों को हम प्राइवेट सेक्टर को किराए पर देंगे, घाटे में चल रहे हैं। 90 पैसेंजर ट्रेनों को हम प्राइवेट सेक्टर को किराए पर देंगे। 15 रेलवे के स्टेडियम है जो बना करके रख दिए गए हैं, कुछ नहीं आ रहा है, लोग कुत्ते टहलाने जाते हैं, हम इनको किराए पर दे देंगे। याद रखिएगा, सरकार मालिकाना हक नहीं दे रही, किराए पर देगी और उससे पैसा वसूलेगी। जैसे भारत के कई रेलवे स्टेशन हैं जो बहुत पिछड़े हैं, सरकार कह रही है कि हम इस स्टेशनों को प्राइवेट सेक्टर के किराए पर दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर से कहेंगे डेवलप कीजिए, हमें रेंट दे दीजिए। कई पैसेंजर ट्रेनें हैं जो घाटे में चल रही हैं, तकरीबन ऐसी 90 पैसेंजर ट्रेन है जो बहुत घाटे में चल रही है। सरकार करे इसको हम प्राइवेट सेक्टर को किराए पर देंगे, कहेंगे प्रॉफिट में चला लीजिए। सरकार के पास 15 रेलवे स्टेडियम है जहां कुछ नहीं होता है, सच में लोग कुत्ते ही टहलाते हैं। सरकार करे इसको हम बीसीसीआई को किराए पर दे देंगे, फुटबॉल वालों को किराए पर दे देंगे, किराया वसूलेंगे। और इस प्रकार रेलवे के 400 स्टेशनों, रेलवे के 90 पैसेंजर ट्रेन और 15 रेलवे स्टेशन से सरकार कह रही है हम 1.5 लाख करोड़ रुपए लेकर के आएंगे। सरकार कह रही है इतना ही नहीं, रेलवे के 265 गोदाम है, इनको भी किराए पर देंगे। 4 हिल्स रेलवे है जो टूरिस्ट के लोग जाते हैं, इनको भी किराए पर देंगे। इसी तरह सरकार विद्युत और संरचना से भी कुछ पैसा ला रही है। सरकार कह रही है कि 45,200 करोड़ रुपए हम विद्युत वितरण कंपनियां जो हमारी हैं उनको भी प्राइवेट सेक्टर को किराए पर देंगे, अपने पोल वोल ताल और खंबे गड़े हुए इनको किराए पर दे देंगे। सरकार कह रही है कि हमारा जो विद्युत उत्पादन की 1-2 कंपनियां उसको किराए पर देकर 39,000 करोड़ रुपए लाएंगे। सरकार कह रही है कि हम टेलीकॉम सेक्टर से 35,100 करोड़ रुपए लाएंगे, जिसमें सरकार कह रही है हम बीएसएनएल के मोबाइल टावरों को किराए पर देंगे। सरकार कह रही है बीएसएनएल के लिए जो हमने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया है इंटरनेट सप्लाई के लिए, इसको हम इंटरनेट सप्लाई करने वाली कंपनियों को किराए पर दे देंगे। साथ साथ सरकार कह रही है हम सरकारी गोदामों से, सरकार कह रही है हम सरकारी गोदामों से पैसा लेकर के आएंगे। ठीक, हम सरकारी गोदामों को किराए पर दे करके, खनन सेक्टर को किराए पर दे करके, ठीक, हम पैसा लेके आएंगे। अपनी नेचुरल गैस पाइपलाइन है, इसको किराए पर दे करके पैसा लाएंगे। हम अपने हवाई अड्डे को किराए पर देंगे, हम अपने हवाई जहाजों को किराए पर देंगे। ठीक, हम अपने कुछ बंदरगाहों को किराए पर देंगे, हम अपने कुछ स्टेडियम को किराए पर देंगे और इनसे पैसा लेकर के आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, बेच नहीं रही है, मालिकाना हक नहीं दे रही है, लीज पर दे रही है, किराए पर दे रही है। आपके जहन में इस समय इतना यही सवाल गूंज रहा होगा कि आखिर ये किराए पर देने की जरूरत क्यों है? क्या जरूरत है इन किराए पर देने की? तो जरूरत है, सरकार कह रही है कि इसकी जरूरत इसलिए है
सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं कि उन सरकारी संपत्तियों का अधिक इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर से कराएं जहां जनता का पैसा लग चुका है लेकिन पूरा फायदा नहीं आ रहा है। अरे भाई, सरकार का पैसा जनता का ही पैसा होता है। सरकार ने पैसा लगा दिया है इन प्रोजेक्टों पर, जनता का पैसा लग चुका है, लेकिन जितना इन्हें कमा करके देना चाहिए उतना ये दे नहीं रहे। तो सरकार कह रही है कि जनता का पैसा लग चुका है, लेकिन हम इस कवायद से इन्हें किराए पर दे करके हम पैसा लाना चाहते हैं ताकि हम उसके एनआईपी में लगा करके देश को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दें। अगर हम कुछ उदाहरणों से को समझे तो हम ये भी बहुत शिद्दत से समझ लेंगे कि हमें इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की जरूरत क्यों है। दरअसल जब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाई गई तो ढेर सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह दे दिया कि सरकार इन सबको बेच रही है। फिर मैं कह रहा हूं, बेच नहीं रही है, किराए पर दे रही है और निश्चित समय के लिए किराए पर दे रही है, पुनः सरकार ले लेगी। अगर इसकी जरूरत को हम कुछ उदाहरणों से समझे तो हमें सरकारी कंपनियों के घाटे का एक उदाहरण देना होगा। कैसे सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही। जैसे अगर हम बात बीएसएनएल की करें तो किसी भी प्राइवेट कंपनी के मुकाबले, बीएसएनएल की बात करें तो किसी भी प्राइवेट कंपनी के मुकाबले और तमाम संसाधन सुविधाओं के बावजूद किसी भी प्राइवेट कंपनी के मुकाबले बीएसएनएल के पास ज्यादा संसाधन है। लेकिन इन तमाम संसाधन के बावजूद 2019-20 में बीएसएनएल ने 15,000 करोड़ का घाटा दिखाया था और 2020-21 में यह घाटा 27,000 करोड़ का हो गया। एयर इंडिया की बात करें तो 8475 करोड़ के घाटे में चल रहा है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 3910 करोड़ के घाटे में चल रहा है। एमटीएनएल की बात करें तो 3696 करोड़ के घाटे में चल रहा है। अगर भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें, भेल की बात करें तो 1473 करोड़ के घाटे में चल रहा है। ये सारे घाटे हैं। सरकार कह रही है क्यों घाटे में उठाएं, क्यों नहीं हम प्राइवेट सेक्टर को किराए पर देकर के फायदा कमा लें। अगर अपने सरकारी उपक्रमों की बात करें, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की बात करें तो सरकारी उपक्रमों की हालत यह है कि 2018 में हमारे सरकारी उपक्रम 1 रुपए के निवेश पर 14 पैसे कमा करके देते थे। अब वही सरकारी उपक्रम 1 रुपए के निवेश पर 3 पैसे कमा करके दे रहे हैं। यह सरकारी उपक्रमों के घाटे का उदाहरण है। इसलिए सरकार ने तय किया कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को लीज पर देगी, प्राइवेट सेक्टर सरकार को एक मुश्त पैसा दे देंगी। सरकार क्या कर देगी, प्राइवेट सेक्टर को 25 साल के लिए लीज पर दे देगी। प्राइवेट सेक्टर एक ही बार पैसा दे देंगे और जब एक ही बार पैसा दे देंगे सरकार उन्हें पैसा ले जाकर के कहीं लगा दिए। जैसे मान लीजिए अगर एक हाईवे के उदाहरण से समझे, सरकार ने यह हाईवे बना दिया है, पैसा लग चुका है लेकिन वसूली नहीं हो पा रही है। तो सरकार कह रही है कि मान लीजिए इस हाईवे को, सरकार कह रही है इस हाईवे को हम 1000 करोड़ एक ही बार ले रहे हैं और इस हाईवे को हम 25 साल के लिए हम प्राइवेट कंपनी को लीज पर दे रहे हैं। अब 25 साल तक प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, इस हाईवे से टोल कलेक्शन करेगी, यानी प्राइवेट सेक्टर टोल कलेक्शन करेगा और 25 साल बाद हाईवे सरकार को सौंप देगा मेंटेनेंस के साथ। तो सरकार का क्या फायदा हुआ, पैसा लग चुका है, पैसा मिल नहीं रहा है। एक ही बार प्राइवेट सेक्टर को हाईवे किराए दे दी, 1000 करोड़ लगा ली, अब प्राइवेट सेक्टर 25 साल वसूलेगा, मेंटेनेंस भी देगा और एक ही बार जो इस हाईवे को 1000 करोड़ देकर के ले लिया सरकार ने, अब इसी 1000 करोड़ का निवेश करके एनआईपी के तहत कोई न्यू हाईवे बना देगी। एनआईपी के तहत इसी 1000 करोड़ का निवेश करके कोई न्यू हाईवे बना देगी। यह सरकार का फायदा है। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए एनआईपी पर इतनी बात की जा रही है। तो कुल मिलाजुला करके बात ये हुआ, एनएमपी पर इतनी बात की जा रही है, यानी कुल मिलाजुला करके बात हुआ सरकार एनएमपी से पैसा लेकर के आएगी, ठीक, यानी एनएमपी से जो पैसा आएगा वह कहां निवेश होगा, एनआईपी में निवेश हो जाएगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में निवेश हो जाएगा। यानी एनएमपी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से सरकार पैसा लेकर के आएगी और एनएमआईपी में निवेश कर देगी। इतनी बातें तो हो गई, लेकिन बातें यही रुकी नहीं।
पिछले साल के बजट में सरकार ने एक बात स्पष्ट कह दी कि हम इस एनआईपी और एनएमपी की जो बात हो रही है, इंफ्रा की बात हो रही है, इसको और गति देंगे, स्पीड देंगे। सरकार ने कहा हम इसको क्या देंगे, और गति देंगे और स्पीड देंगे। और इसको और गति और स्पीड देने के लिए सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर के आई जिसे कहा गया प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। तो अब हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान पर। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर को एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण देता है। परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से आशय से यह है कि बहुत तेजी से सभी क्षेत्रों से संबंधित इंफ्रा परियोजनाओं को एकीकृत तरीके से प्रबंधित करना और उन्हें समय से पहले पूरा करना। यही है गति शक्ति का मेन विजन। अगर हम गति शक्ति के बारे में कहें तो यह प्रधानमंत्री का ही नहीं, यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी। प्रधानमंत्री तो इसमें इतना रुचि लेते हैं कि हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री गति शक्ति अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। हमने जिक्र किया 2047 का। 2047 से आशय यह है कि हम 2047 तक आते आते इस देश को इतना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे। इसका मतलब नहीं कि एकदम 2047 में ही देंगे, आज से ही शुरू है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि मुंबई वर्ली सी लिंक बनाया गया है। समुद्र के ऊपर सबसे बड़ा पुल बनकर के नियत समय से पहले ही तैयार हो गया है। वह गति शक्ति के ही तहत बनाया गया। भारत की पहचान थी कि भारत प्रोजेक्ट शुरू करता है और 10 साल में उतना ही बनाता है जितना चीन, जापान, अमेरिका जैसे लोग 1 साल में बनाते हैं। जब से गति शक्ति आई है तब से भारत ने कई ऐसे प्रोजेक्ट जो 10 साल में पूरे होने चाहिए 1 साल में पूरे कर दिए। समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे होने लगे, और जब समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे होने लगे हैं तो खर्च भी बच रहा है, साथ साथ पूरी दुनिया के व्यवसायियों का ध्यान भी भारत की ओर जा रहा है। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं, लालायित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अब पूरी दुनिया का प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर भारत की इंफ्रा परियोजनाओं में पैसा लगाने के लिए तत्पर है। इसलिए जब हम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के परिचय की बात करते हैं, अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि गति शक्ति अगली पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रधानमंत्री का निरंतरता का प्रयास है, उस प्रयासों का परिणाम है। यह जीवन जीने में आसानी के साथ साथ व्यापार करने के तरीकों को भी सरल बना करके सुधार करती है। गति शक्ति कहती है कि हम भारत को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे जिससे व्यापार करने के तरीके तो आसान ही हों, साथ साथ लोगों की जीवन जीने में, जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार है। तो आप कहोगे आखिर ये गति शक्ति है क्या? इसको हम कई नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे गति शक्ति को, क्योंकि गति शक्ति से प्री में भी सवाल आएंगे, मेंस में भी सवाल आएंगे, इंटरव्यू में भी सवाल आएंगे। तो विभिन्न दृष्टिकोणों से इस गति शक्ति को देखेंगे। तो अगर हम गति शक्ति की परिभाषा लिखें तो बात निकल करके आती है कि गति शक्ति और कुछ नहीं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो औद्योगिक क्लस्टरों को और इकोनॉमिक नोड्स को, आर्थिक नोड्स को आपस में जोड़ेगा। या यूं कहिए कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर, यानी भारत जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना रहा है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर मतलब एक साथ ढेर सारे उद्योग और उनसे संबंधित उद्योगों की स्थापना करना। साथ साथ भारत में जितने भी इकोनॉमिक नोड्स हैं जहां से उत्पादन होता है, इन सबको आपस में जोड़ने की जरूरत है। और इन सबको आपस में जोड़ने के लिए गति शक्ति के तहत कहा जा रहा है कि हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर को, इकोनॉमिक नोड को आपस में जोड़ने वाली बुनियादी परियोजनाओं का तो निर्माण करेंगे ही करेंगे। गति शक्ति के तहत हम भारत के 16 मंत्रालयों को भी एकीकृत करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि गति शक्ति एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे एक तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर जुड़े होंगे, एक तरफ आर्थिक नोड्स जुड़े होंगे,
और इनको जोड़ने वाली जितनी भी बुनियादी परियोजनाएं हैं सबको एक साथ तैयार किया जाएगा और साथ साथ इस प्लेटफॉर्म से भारत के 16 मंत्रालयों को भी जोड़ा गया है। डेली टू डेली गतिविधियों को यहीं से मॉनिटरिंग किया जाएगा, यहीं से कंट्रोल किया जाएगा। हर एक दिन का डाटा निकाला जाता है कि आज भारत ने ग्रामीण सड़कें कितनी बनाई, हाईवे कितने बनाए, एक्सप्रेसवे कितने बनाए, पोर्ट पर क्या क्या हुआ, डेली किया जा रहा है। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को उसी दिन पूरा किया जा रहा है। गौर से आप देखेंगे तो गति शक्ति नेशनल प्लान में सड़क से लेकर के रेलवे तक, उड्डयन से लेकर के कृषि तक विभिन्न मंत्रालय और विभागों को आपस में जोड़ा जाएगा। साथ साथ देश में चलने वाले हर मेगा प्रोजेक्ट के लिए एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी गति शक्ति के तहत तैयार किया जाएगा। यह इतना कुछ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके उद्देश्य बहुत बड़े हैं। अगर हम गति शक्ति के उद्देश्यों की बात करें तो इसका दो ही उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को समय से पूरा करना और साथ साथ देश में लॉजिस्टिक लागत को कम करना। आपके जेहन में एक सवाल होगा कि आखिर लॉजिस्टिक लागत क्या है, लॉजिस्टिक क्या है? तो अभी हम गति शक्ति के तुरंत बाद आपको लॉजिस्टिक ही पढ़ाएंगे इसी क्लास में, तो अभी हम लॉजिस्टिक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाजुला कर के उद्देश्यों को याद रखिए। गति शक्ति साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहती है कि हमारा उद्देश्य है हम इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को समय से पूरा करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी बाधा है इंफ्रा प्रोजेक्ट का समय से पूरा न होना। तो गति शक्ति कहती है जी नहीं, इस बाधा के पार जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को समय से पूरा करेंगे और देश में लॉजिस्टिक लागत को कम करेंगे। इसीलिए गति शक्ति ने अपने 7 इंजन घोषित किए हैं, जिन्हें गति शक्ति के 7 इंजन कहा जा रहा है। गति शक्ति के 7 इंजन का मतलब इन 7 पर विशेष फोकस किया जाएगा। ये 7 इंजन है सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 7 से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं देश में चल रही हैं और भविष्य में बनाई जाएंगी, उन सभी परियोजनाओं को प्रधानमंत्री गति शक्ति के साथ जोड़ा जाएगा और गति शक्ति से ही इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक, हमने शुरू में ही कहा कि गति शक्ति एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। तो सवाल उठता है, यह परिवर्तनकारी दृष्टिकोण आखिर किस मायने में है, कहां से है? देखो, गति शक्ति के लिए कहा गया है कि गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मंत्रालयों, विभागों और समग्र योजना के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यानी कोई मंत्रालय काम कर रहा है, कोई विभाग काम कर रहा है, कोई योजना बनाई गई है, उसके लिए एकदम नया विजन लेकर के आता है। और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण इसलिए है क्योंकि गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कहता है कि हम अग्रगामी होंगे, परिवर्तनकारी होंगे, नए जमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर को लाएंगे, समय से पूरा करेंगे, कम खर्चे में पूरा करेंगे, क्योंकि हमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करना है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब होता है एक जगह पहुंचने के लिए जितने रास्ते होते हैं सबको बेहतर करना है। जैसे कोई बंदरगाह है, कोई शहर है, कोई गांव है, कोई भी आर्थिक उत्पादन केंद्र है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें बेहतर सड़कें भी बनानी है, हमें बेहतर रेलवे भी बनाने हैं, हमें बेहतर हवाई अड्डे भी बनाने हैं, हमें बेहतर जलमार्ग भी बनाना है और सब ऐसे बनाना है ताकि हाई स्पीड से चीजों की सप्लाई की जा सके। गति शक्ति कहता है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इतना दक्ष कर देंगे ताकि देश में कहीं से कहीं भी, या चाहे लोगों की आवाजाही हो या वस्तुओं की आवाजाही हो, हम लोगों और वस्तुओं दोनों की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करेंगे। इस देश के लोग कहीं से कहीं जाना चाहते हो, कहीं से कहीं वस्तुएं भेजनी चाहती हो, चाहे लोगों के आने जाने का मामला हो, चाहे वस्तुओं के ले जाने आने का मामला हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है भविष्य में। इसी मामले में कहा जाता है कि गति शक्ति एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को लेकर के आया है। इसलिए जब गति शक्ति लाई जा रही थी तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारा जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है वह देश के नीति निर्माण से जुड़ी सभी एजेंसियों और इन्वेस्टर्स को एक एनालिटिकल और डिसीजन मेकिंग टूल भी उपलब्ध कराएगा। इसके मतलब क्या है? देखो, दो चीज है। जितने में देश में जितनी भी एजेंसियां हैं जो पॉलिसी मेकिंग का काम करती हैं, विशेष करके है यहां मंत्रालयों की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था से जुड़े एजेंसियों की बात हो रही है,
चाहे जो इन्वेस्टर्स है, जो आपके देश में पैसा लगा रहा है, उसको आंकड़े चाहिए, डाटा चाहिए, जिससे वो विश्लेषण कर सके कि कहां क्या काम करना है, कहां पैसा लगाना है, कहां प्रॉफिट है। प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट के लिए आएगा, साथ साथ सरकारों की जिम्मेदारी है कि हम इस तरह से अपने इंफ्रा का निर्माण करें कि हर सेक्टर में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट लेकर के आए। यानी इस देश को जरूरत है कि हर इन्वेस्टर के पास, हर एजेंसी के पास इतने डाटा रहने चाहिए, रियल टाइम डेटा रहने चाहिए, इतने आंकड़े रहना चाहिए कि एजेंसियां भविष्य की कार्य योजनाओं के लिए बेहतर पॉलिसी मेकिंग कर सके और साथ साथ जो इन्वेस्टर हैं भविष्य में इन्वेस्ट करने के लिए बेहतर पॉलिसी मेकिंग कर सके। भारत में समस्या रही है, रियल टाइम आंकड़े भारत के पास नहीं रहे, इसलिए आप देखते होंगे कई बार सड़क पर खड़ा हुआ आदमी सोचता है कि यहां से तो हाईवे की कोई जरूरत नहीं है, वहां हाईवे बना दिए, जहां हाईवे की जरूरत है वहां नहीं बनाए, पैसा बर्बाद होता है। जो प्राइवेट इन्वेस्टर वो कहते हैं कि हमको कोई आंकड़ा, हमारे पास कोई आपके किस प्रदेश में, किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में कहां निवेश करें, इसका हमारा मैनेजमेंट निर्णय तब लेगा जब हमारे पास रियल टाइम डेटा रहेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री ने इस पर विशेष जोर दिया कि गति शक्ति का महत्व तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि तेजी से सड़कें बनाएगी, पुल बनाएगी, बंदरगाह बनाएगी, रेलवे चलाएगी, बुलेट ट्रेन चलाएगी, एयरपोर्ट नहीं, साथ साथ यह जो आंकड़े देगी वह आंकड़े हमारी सरकारी एजेंसियों के लिए, हमारी इन्वेस्टर के लिए डिसीजन मेकिंग टूल के रूप में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम आंकड़े दे देंगे और गति शक्ति एक डिसीजन मेकिंग टूल उपलब्ध कराने लगेगी तो इससे सरकारों को प्रभावी प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि इन सबसे सरकार का अनावश्यक खर्च भी बचेगा एवं जो हमारे उद्यमी हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, इन उद्यमियों को किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारी नियमित रूप से मिलती रहेगी। इससे राज्य सरकारों को भी अपनी प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलेगी, आसानी मिलेगी, यह प्रधानमंत्री ने कहा। सबका ध्यान, सभी हितधारकों को फायदा। गति शक्ति के हमने 7 इंजनों की बात की, उसी तरह गति शक्ति के 6 स्तंभ भी हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान 6 पिलर पर आधारित है, जिसमें पहले स्तंभ को कहा गया है व्यापकता। व्यापकता से संदर्भ यह है कि गति शक्ति के बारे में हमने कहा कि यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यह एक प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है। अगर हम कहें कि यह इसमें व्यापकता कहां से आ गई, तो व्यापकता के मायने क्या है? याद रखिएगा, गति शक्ति एक केंद्रीकृत पोर्टल के रूप में तो काम कर ही रहा है। केंद्रीकृत पोर्टल से ढेर सारे चीजें जुड़े हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों को जोड़ा गया है, विभागों को जोड़ा गया है, भारत सरकार की जो विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे भारतमाला है, सागरमाला है, उड़ान योजना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, रेलवे आदि की योजनाएं हैं, इन सभी क्षेत्र में जितनी भी पहल की जा रही है सबको इस केंद्रीकृत पोर्टल से जोड़ दिया गया है। यानी इस एक केंद्रीकृत पोर्टल से आप इंफ्रा के सारे प्रोजेक्ट भी देख ले रहे हैं, सारी योजनाएं भी देख रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भी सारी योजनाएं देख रहे हैं कि डेली टू डेली कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं हम, कितना क्या अचीव कर रहे हैं। इसीलिए सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में मत देखिए, इसकी व्यापकता, इस गति शक्ति की व्यापकता भारत की गांव-गांव में भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कुछ हो रहा है तो उसको अपने में समाहित कर रही है। इतनी व्यापक है गति शक्ति। यहां व्यापकता से आशय यही है और यही गति शक्ति का पहला स्तंभ है कि गति शक्ति को इतना व्यापक बना दिया जाए कि भारत के नई सदी के जो नई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उसमें कोई गांव, कस्बा, शहर, कोई आर्थिक क्षेत्र छूट ना पाए। इसी मामले में व्यापकता को कहा गया है कि गति शक्ति का पहला स्तंभ है। दूसरा है प्राथमिकता। याद रखिएगा, हमारे पास पैसा कम है, काम ज्यादा करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम देश में कहां सड़कें बननी है, कहां पुल बनने हैं, कहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना है, कहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना है, हम तुरंत पैसा कहां खर्च करें इसका निर्णय नहीं ले पाते हैं। अधिकतर हम राजनीतिक दबाव, चुनाव के दबाव में निर्णय लेते हैं। सरकार ने कहा इस बीमारी को हम दूर करना चाहते हैं, इसलिए गति शक्ति में जो दूसरा स्तंभ प्राथमिकता को दी गई। कहा गया है कि गति शक्ति में चूंकि जब रियल टाइम डेटा उपलब्ध होंगे तो निर्णय लेना आसान हो जाएगा।
साथ साथ गति शक्ति में क्या किया गया है कि गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म से विभिन्न मंत्रालयों विभागों को जोड़ दिया गया है, राज्य सरकारों को जोड़ दिया गया है और नियमित रूप से बातचीत होगी, डेटा का आदान प्रदान होगा। इससे फायदा यह होगा कि विभिन्न विभाग अंतर क्षेत्रीय बातचीत करेंगे, एक दूसरे से तेजी से बातचीत कर लेंगे और बातचीत के माध्यम से परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम हो जाएगा देश कि किस परियोजना को पहले पूरा करना है, किस परियोजना को बाद में पूरा करना है। तो दूसरा स्तंभ इसका प्राथमिकता है। तीसरा स्तंभ इसका अनुकूलन है। इस अनुकूलन के तहत कहा गया है कि हम देखेंगे कि कहां कहां महत्वपूर्ण गैप है, कहां कहां महत्वपूर्ण अंतराल है, अर्थात कहां रेलवे ठीक है, सड़क नहीं है, कहां जलमार्ग नहीं है, सड़क ठीक है, कहां पता चला किसी राज्य को 24 एयरपोर्ट मिल गए हैं, 12 एयरपोर्ट मिल गए हैं, किसी को 2 नहीं मिल पा रहे हैं। तो कहा गया कि जब पूरे की गति शक्ति से पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ जाएंगे तो हम उन अंतरालों की पहचान करेंगे जहां काम नहीं हो पाया है, वहां तुरंत तेजी से काम करेंगे, अर्थात हम अपने गति शक्ति को अभावों के अनुकूल बनाएंगे। अभाव के अनुकूल से तात्पर्य है जहां इंफ्रा नहीं पहुंचा है वहां तेजी से इंफ्रा को पहुंचाएंगे। अब तक जो क्षेत्र निर्णय की प्रक्रिया के कारण छूट गए हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, लक्षद्वीप। हम छठी से पढ़ते आए हैं कि लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, लेकिन लक्षद्वीप की इतनी ताकत है कि वो मालदीव की अर्थव्यवस्था डुबा सकता है, यह तो हमने नहीं पढ़ा। आप क्या समझते हैं प्रधानमंत्री वैसे नहाने चले गए थे समुद्र में और डुबकी लगाए, लक्षद्वीप में डूब गया मालदीव? ऐसे ही नहीं चले। उनको टूरिस्टों को आकर्षित करना था, देश को एक नई अर्थव्यवस्था देनी थी। अब टूरिस्ट आकर्षित तो हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए इंफ्रा को तो बनाना होगा। प्रधानमंत्री गए, लक्षद्वीप हाईलाइट हो गया, पहले से ही वो गति शक्ति में लाया जा चुका है, वहां पर इंफ्रा को, वहां एयरपोर्ट भी गति शक्ति के तहत बनाया जा चुका है। तो देखो, पहले से ही गति शक्ति के तहत कह दिया गया, डाटा लेकर करके करे देश में अन्य जगह बहुत काम हुआ, लक्षद्वीप में काम ही नहीं हुआ है। जबकि लक्षद्वीप में 8,000 करोड़ लगा दीजिए तो 80,000 करोड़ लेकर के आएगा। तो वहां पहले कवरत्ती में एयरपोर्ट बनाया गया, चीजें ठीक की गई, फिर प्रधानमंत्री से कहा गया आइए डुबकी लगाइए, मालदीव को डुबाइए, जो हो हल्ला होगा इंफ्रा हम पहले से तैयार कर लिए हैं, तुरंत प्राइवेट सेक्टर यहां इन्वेस्टमेंट करने आ जाएगा। टाटा ने घोषणा कर दी हम रिसोर्ट बना रहे हैं, दुनिया भर के प्राइवेट टूरिज्म कंपनियां आ रही हैं। तो अनुकूलन का सेंस यह है कि जब भी हम कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाएं उसमें इतना अनुकूलन होना चाहिए, वो इंफ्रा प्रोजेक्ट हमारे देश की वास्तविक जरूरतों के अनुकूल होने चाहिए, हवाई नहीं होने चाहिए। इसलिए तीसरा स्तंभ इसका अनुकूलन है। चौथा स्तंभ है तादात्म्य। तादात्म्य का मतलब ठीक कि देश में लोगों के, वस्तुओं के और सेवा की आवाजाही, 3 ही चीज होती है। लोग आवाजाही करते हैं, वस्तुएं आवाजाही करती हैं, सेवाएं आवाजाही करती हैं। इन तीनों की आवाजाही के लिए देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का विकास कर दिया जाए और तीनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, तादात्म्य स्थापित कर दिया जाए। कहीं एक जगह से दूसरे जगह में चाहे वस्तुएं पहुंचनी है, चाहे सेवाएं पहुंचनी है, पहुंचने का कोई एक रास्ता ना हो, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो, अर्थात पहुंचने के कई रास्ते हों, ताकि जल्दी से जल्दी लोग भी पहुंच सके, वस्तुएं भी पहुंच सके। पांचवी जो स्तंभ है उसे हम विश्लेषणात्मकता कहते हैं। है क्या कि गति शक्ति में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है, आधुनिक उपकरणों का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है और इन आधुनिक उपकरणों के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े समस्त डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जा रहे हैं, जिससे बेहतर दृश्यता संभव हो पा रही है, यानी हर जगह की जानकारी मिल पा रही है और इससे नीति निर्माण से जुड़े एजेंसियों को विश्लेषण करने में आसानी मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज है गतिशीलता। ये छठा स्तंभ है। गतिशीलता का मतलब है, गतिशीलता से यहां आशय है कि गति शक्ति योजना के तहत देश में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं चल रही है उन योजनाओं की प्रगति नियमित आधार पर अपडेट की जा रही है।
हर दिन का अपडेशन लिया जा रहा है कि आज इतना लक्ष्य था तो इतना काम हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों हुआ। हर छोटे से छोटे जगहों से भी डेटा दिल्ली आता है और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो अचानक बहुत तेजी से स्पीड पकड़ लिए हैं, उसके पीछे यह गति शक्ति का छठा स्तंभ ही है, या यूं कहिए कि उसके पीछे गति शक्ति ही है। इसीलिए इसके महत्व भी बड़े हैं। इसका महत्व सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि समग्र राष्ट्र के विकास के लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, लॉजिस्टिक लागत में कटौती होगी, सप्लाई चेन में सुधार होगा, हमारी जो स्थानीय वस्तुएं हैं विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होंगे, हमारा निर्यात बढ़ेगा। और जब स्थानीय वस्तुएं विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होंगी, उनका निर्यात बढ़ेगा, तो स्थानीय स्तर पर रोजगार का भी सृजन होगा, स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग का भी सृजन होगा, स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का भी सृजन होगा। समाज के सबसे गरीब तबके तक पैसा पहुंचेगा, काम पहुंचेगा, रोजगार पहुंचेगा, सरकारों का टैक्स कलेक्शन पहुंचेगा। ये सारी चीज होंगी, इसीलिए इसके महत्व बड़े हैं। इतना ही नहीं, गति शक्ति के आंकड़ों से निवेशक उपयुक्त स्थानों पर व्यवसाय की योजना बनाने में सफल होंगे। लंदन में आदमी बैठा हुआ है, वहीं से जान लेगा भारत में अच्छा इस क्षेत्र में नई सड़क बन रही, इस क्षेत्र में नया हाईवे बन रहा है, इस क्षेत्र में रेलवे बन रहा है, यहाँ उद्योग लगा देते हैं। और सबसे अंत में तो यही है, भारत विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्र बन जाए, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्र बन जाएगा। ये इसके महत्व हैं। साथ ही साथ गति शक्ति में एक बात का और ध्यान रखा गया है कि क्यों न हम जो बुनियादी ढांचे की चुनौतियां हैं, उन सभी का एक मुश्त समाधान इसी गति शक्ति के माध्यम से दूर करेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो गति शक्ति परियोजना है, यह भारतीय बुनियादी ढांचे के सामने खड़ी जितनी भी चुनौतियां हैं, जितने भी मुद्दे हैं, सबको दूर कर देंगी। तो स्वाभाविक सी बात है, समझना होगा कि आखिर भारतीय बुनियादी ढांचे के सामने चुनौतियां क्या है। अगर गौर से देखें तो भारतीय बुनियादी ढांचे के सामने जो चुनौतियां है, उसमें पहली चुनौती है कि मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो कार्यान्वयन के बीच अंतर बहुत बड़ा मुद्दा है। मैक्रो प्लानिंग का मतलब दिल्ली में बैठ करके हम योजना तो बना लेते हैं कि यहां ऐसे काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, यहां हो जाएगा, इसे कहते हैं मैक्रो प्लानिंग। लेकिन जब इसका ग्राउंड लेवल पर हम क्रियान्वयन करते हैं, योजनाओं को लागू करते हैं, तो बहुत अंतर आ जाता है। हम देखते हैं कि जो हमने विश्लेषण किया था, जो हमने लक्ष्य तय किए थे, हमने लक्ष्य तय किया था 1000 करोड़ में इतनी बड़ी सड़क बना देंगे, एक साल में बना देंगे, पता चला 1200 करोड़ लग गया, 2000 करोड़ लग गया और सड़क बनने में 4 साल लग गया। इसे कहते हैं मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो क्रियान्वयन के बीच का अंतर। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। गति शक्ति इस मुद्दे का समाधान कर देगी, क्योंकि गति शक्ति हर दिन के अपडेट लेकर के आएगी, हर दिन के आंकड़े लेकर के। इस गति शक्ति में हमने शुरू में बताया था कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच बातचीत की व्यवस्था है, विभिन्न विभागों के बीच बातचीत की व्यवस्था है, भारत की सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं भारत माला सागर माला को भी जोड़ दिया गया है। तो इससे होगा क्या कि जब एजेंसियां हैं, सारी एजेंसियां आपस में जुड़ जाएंगी, तो जो हमारी निर्णय प्रक्रिया है वह भी प्रभावित होने लगेगी। क्योंकि वर्तमान में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है और पैसा बर्बाद होता है। लेकिन गति शक्ति के कारण बेहतर निर्णय नहीं ले जा पाते हैं। गति शक्ति कह रही है नहीं, हम सबको जब एक ही जगह से जोड़ देंगे, हम सबको जब एक ही प्रकार का डाटा ला देंगे, तो भारतीय बुनियादी ढांचे के सामने जो ये समस्या है कि निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है, पैसा बर्बाद होता है, इस समस्या को भी हम दूर कर देंगे। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने जो तीसरी समस्या है वह है कि जो निजी खिलाड़ी है, प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट इन्वेस्टर है, वह आंकड़े के अभाव में योजना नहीं बना सकते हैं। तो गति शक्ति कह रही है हम सबको आंकड़े देंगे, कहीं भी बैठ करके भारत में निवेश की योजना बना सकते हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने जो चौथी समस्या है वह समन्वय की बड़ी कमी है, और एक विभाग, एक सरकार, दूसरे सरकार, एक विभाग दूसरे मंत्रालय में खींचतान एक बड़ी चुनौती है। गति शक्ति ने इस खींचतान की समस्या को भी समाधान कर दिया है, सबके बीच समन्वय कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि गति शक्ति के माध्यम से भारत अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने जितनी भी समस्याएं हैं उनका एक मुश्त समाधान प्रस्तुत कर रहा है। गति शक्ति के बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि यह एक क्या है, तो यह एक डिजिटल
प्लेटफॉर्म है। ठीक, गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी परियोजनाओं की डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए जो 16 मंत्रालय हैं उन सबको एक साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गति शक्ति, इस पर केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों के अलावा राज्य सरकारों और आर्थिक क्षेत्रों की जो बुनियादी ढांचा परियोजना चल रही है उनको भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा और सब मिलकर के पूरे देश के सामने एक वन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम करेंगे। अब बात उठती है कि इसका विजन और मिशन क्या है। ठीक, तो विजन और मिशन को देखा जाए तो हमने कहा कि नए जमाने का इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, पूरे के पूरे इंफ्रा में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण देना है। इसलिए गति शक्ति को सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि गति शक्ति में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, भारतमाला, सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं शामिल है। सभी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। कनेक्टिविटी में सुधार और भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जो हमारे कपड़ा क्लस्टर हैं, जो हमारे फार्मास्यूटिकल क्लस्टर हैं, जो हमारे रक्षा गलियारे हैं, जो हम इलेक्ट्रॉनिक पार्क बना रहे हैं, जो औद्योगिक गलियारे बना रहे हैं, जो मछली पकड़ने वाले क्लस्टर बना रहे हैं, जो हमारा कृषि क्षेत्र है, इन सबको गति शक्ति से जोड़ दिया गया है। यानी इन क्षेत्रों को भी गति शक्ति कवर करेगा। पीएम गति शक्ति में साफ साफ इस बात पर जोर रखा गया है कि हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जो गलतियां की हैं, ठीक, अतीत से हम उन गलतियों को सीखेंगे और हम अगली पीढ़ी का बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे, अगली पीढ़ी के भारत का बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे जिसमें किसी भी कमी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कुल मिलाजुला करके हम कह सकते हैं कि पीएम गति शक्ति जो राष्ट्रीय मास्टर प्लान है एक एकीकृत योजना है जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करेंगी। इसका उद्देश्य है जीवन यापन में आसानी, व्यापार करने में आसानी, व्यवधानों को कम करना और लागत दक्षता में तेजी से सुधार करना, प्रोडक्शन कास्ट में तेजी से सुधार करना। इससे देश का निर्यात बढ़ेगा, हमारी एमएसएमई वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बढ़ेंगी, दुनिया भर के इन्वेस्टर भारत की ओर आकर्षित होंगे, भारत पूरे विश्व के सामने एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा, आएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का उद्घाटन किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यह गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के आत्मबल को, भारत के आत्मविश्वास को आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाएगा। यह पर नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। यह नेशनल मास्टर प्लान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को ठीक एक साथ जोड़ेगा और देश के व्यवसायों को, देश के लोगों के जीवन को एक नई किस्म की गति शक्ति मिलेगी। जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी हितधारक हैं, सबको यह दृश्यता उपलब्ध कराएगा, सबको विजुअलिटी उपलब्ध कराएगा, सबको सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। और इन सब से होगा क्या कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है, उस आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति शक्ति के माध्यम से प्राप्त करने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। इतनी बातें हैं गति शक्ति के बारे में। अब गति शक्ति पढ़ाते पढ़ाते बार बार 2-3 बार लॉजिस्टिक शब्द आया है। तो सवाल उठता है लॉजिस्टिक क्या है, और साथ साथ भारत ने एक राष्ट्रीय रसद नीति की घोषणा भी की है। लॉजिस्टिक को ही हिंदी में रसद बोलते हैं। तो भारत ने जो गति शक्ति लाए उसके बाद तुरंत लेकर के आए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो आइए समझते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है, लॉजिस्टिक क्या है, कैसे यह गति शक्ति को मदद करेगी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद करेगी, कैसे देश की अर्थव्यवस्था को मदद करेगी। तो गति शक्ति के कुछ दिनों बाद भारत सरकार लेकर के आई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक,
जिस दिन कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़े गए थे, उसी दिन इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की घोषणा भी की गई थी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा था, चीते की रफ्तार से लॉजिस्टिक आगे बढ़ता नजर आएगा। चीते की रफ्तार से लॉजिस्टिक आगे बढ़ता नजर आएगा। तो यही सवाल उठ जाता है कि क्या होता है लॉजिस्टिक। आप लोग सोच रहे होंगे, गुरुजी बता क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि बताना ही था। तो क्या होता है लॉजिस्टिक, कैसे ये चीते की रफ्तार से आगे दौड़ेगा। तो लॉजिस्टिक की जो परिभाषा दी जाती है वह यह है कि देखो, किसी भी वस्तु का जो उत्पादक बिंदु होता है, मान लो यहां वस्तु बन रही है और यह होता है उपभोग बिंदु। उपभोग का बिंदु का मतलब जो हमारे बगल का पड़ोस का दुकानदार है, हम खरीद करके सामान उसका उपभोग कर रहे हैं अपने घरों में। हमने ये जैकेट पहना है, यह किसी कंपनी में बना होगा, ठीक। अब हम दुकान तक आया, वहां से लिया, हमने पहना। कोई भी सामान, हमारे हाथ में पेन है, किसी कंपनी से बना होगा, दुकान से आया, हमने लिखना शुरू। हर वस्तु का एक उत्पादक बिंदु होता है जहां वस्तु बनती है, और उस वस्तु का होता है उपभोग बिंदु। होता क्या है कि जब कोई वस्तु बन जाती है, अपने उत्पादक बिंदु से उपभोग बिंदु तक लाने में जिन जिन चीजों की यह वस्तु मदद लेती है, उन सबको लॉजिस्टिक कहा जाता है। उन सबको लॉजिस्टिक कहा जाता है। यह पेन कंपनी में बना और हमारे पास आने के बीच में जिन जिन प्रक्रियाओं से गुजरा होगा, वह सभी लॉजिस्टिक के तहत आते हैं। अब मान लो उत्पादक बिंदु से उपभोग बिंदु तक कोई वस्तु आती है, तो दुनिया भर की कानूनी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, पेपर वर्क इत्यादि होता है, टैक्स वैक्स चुकाया जाता है, तीन का सारा सिस्टम होता है। यह सारा सिस्टम जितनी भी कानूनी प्रक्रिया का है, सब लॉजिस्टिक के तहत आता है। जब कोई वस्तु बनती है तो उसका भंडारण किया जाता है। अगर वस्तु खराब होने वाली नहीं है तो उसको वेयर हाउस, गोदामों में रखा जाता है। वस्तु तुरंत खराब होने वाली है, दवाइयां इत्यादि है, तो उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। यह जो वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज क्या है, लॉजिस्टिक के अंतर्गत आते हैं। वस्तु एक जगह से दूसरी जगह परिवहन होता है, परिवहन में पैकिंग होती है। तो पैकिंग हुआ, चाहे पैकिंग किसके अंतर्गत आएगा, पैकिंग लॉजिस्टिक के अंतर्गत आएगा। परिवहन किसके अंतर्गत आएगा, लॉजिस्टिक अंतर्गत आएगा। ट्रेन से जाएगी कि बस से जाएगी, कैसे जाएगी, सारा का सारा परिवहन लॉजिस्टिक के तहत आएगा। एवं अन्य चीजें भी लॉजिस्टिक में शामिल होती हैं, जैसे वस्तुओं के सप्लायर का पता लगाना, वस्तुओं के डिस्ट्रीब्यूटर का पता लगाना, उन सबको एक दूसरे से जोड़ना, ये सारी की सारी लॉजिस्टिक में आती हैं। तो यही है लॉजिस्टिक। अगर हम कहें कि आखिर यह देश नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर के क्यों आया, देश को रसद नीति की आवश्यकता क्यों थी, तो थोड़ा कुछ वैश्विक आंकड़ों से तुलना होगा भारत के रसद की, यानी भारत की सप्लाई चेन की तुलना करनी होगी वैश्विक आंकड़ों से। तब हमें और मुकम्मल समझ बनेगी कि हमें एक लॉजिस्टिक पॉलिसी, एक रसद नीति की जरूरत क्यों थी। याद रखिएगा, भारत में जो लॉजिस्टिक लागत है वह जीडीपी के 14% है। यानी वस्तुएं बना करके हम उपभोक्ता तक पहुंचाने में जितना पैसा खर्च करते हैं, वह हमारे जीडीपी का कितना है, 14%। वही अगर वैश्विक स्तर पर चाइना की बात करें, जापान की बात करें, यूरोप अमेरिका की बात करें, तो उनका लॉजिस्टिक लागत जीडीपी के 8 से 9% के बराबर है। यानी हमारी लॉजिस्टिक लागत इनसे ज्यादा है। क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक लागत इनसे ज्यादा है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हमारी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और हमारी वस्तुएं बिकती नहीं। मान लीजिए यह पेन है, बनाने और दुकानदार तक पहुंचाने में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अगर चीन 15 रुपये लगाता है, तो हम बनाने और दुकान तक पहुंचाने में 20 रुपये लगा। बनाने में तो उतना ही पैसा लगता है जितना चीन लगा रहा है, दुकान तक पहुंचाने में हमारा ज्यादा पैसा लगा देते। यानी चीन दुकान, मान लीजिए 10 रुपया इस पेन को बनाने में लगाया, 5 रुपये उसकी लॉजिस्टिक लागत, या कुछ ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए इस पेन को बनाने में चीन ने 10 रुपया लगाया और उसकी लॉजिस्टिक लागत 8 से 9% है, तो 8 रुपया लॉजिस्टिक लागत हो गई। यानी मार्केट में 18 रुपये में इस पेन को चीन बेचेगा। मान लीजिए यही पेन भारत ने 10 रुपये का बनाया है, लेकिन भारत की लागत 14% की है, 14 रुपये लॉजिस्टिक लागत है, तो भारत का डिस्ट्रीब्यूटर 24 रुपये में बेचेगा। तो किसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर सेम टू सेम यही पेन चाइना बेच रहा है 18 रुपये का, भारत बेच रहा है 24 रुपये का, तो लोग 18 वाला खरीदेंगे।
यानी लॉजिस्टिक लागत के कारण भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, इसलिए भारत का निर्यात दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। यही कारण है कि भारत ने कहा है कि 2030 तक हम इतने वेयर हाउस, इतने गोदाम बना लेंगे, इतने ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं विकसित कर लेंगी कि हमारा भी लॉजिस्टिक लागत जीडीपी के 8% तक आ जाएगा, और आ भी जाएगा, हो सकता है उससे पहले आ जाए, क्योंकि गति शक्ति पर काम तेजी से हो रहा है। ठीक, तो लॉजिस्टिक पॉलिसी में कहा गया है जीडीपी के 8% तक हम इसको ला देंगे। साथ साथ ये भी कहा गया है इस रसद नीति में कि हम अपने जो पूरा का पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम है उसका डिजिटलीकरण करेंगे और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे। यानी कहीं भी जाने के लिए हमारे एयर बड़े बड़े जहाजों में माल भर के भेज दीजिए, हाईवे की तरह माल भर के भेज दीजिए, रेल की तरह माल भर के भेज दीजिए, समुद्री जहाजों के तहत माल भर के भेज दीजिए। इसी को कहते हैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। हम सबको बेहतर बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे ताकि सबके माध्यम से वितरक जिसके माध्यम से जहां वस्तुएं भेजना चाहे भेज दे और सस्ती। तो इस रसद नीति की आवश्यकता क्यों थी, समझ गए। विशेषता सबसे बड़ी यही है कि इसको भी गति शक्ति से जोड़ा गया है, इसमें भी डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें तो एक पोर्टल बनाया गया है यूलिप पोर्टल, और इस पोर्टल पर कहा गया है कि सभी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी लॉजिस्टिक से लेकर के। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस पोर्टल। अर्थात किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने, किसी फैक्ट्री वाले ने अपना सामान बना करके भेजा है, तो सामान कहाँ कब कहाँ है, कैसे है, ट्रेन से जा रहा है, किस स्टेशन में, एयरपोर्ट पर है, कहाँ है, कितनी देर में पहुंचेगा, सारी जानकारी उसको अपने घर बैठे पोर्टल में मिलती रहेगी। भारत से कोई निर्यातक सामान बना के अफ्रीका भेज रहा है तो जहाज कब पहुंच जाएगी, कहाँ है, किस बंदरगाह पर खड़ी है, सारी जानकारी इसी पोर्टल पर उसे मिलती रहेगी। इसके अलावा एक ई लॉक्स बनाया गया है, यह भी एक प्रकार का पोर्टल है। लॉजिस्टिक से जुड़ी जितनी भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं सारे के सारे को ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि भ्रष्टाचार कम हो, तेजी से काम हो, 24 घंटे काम हो। इसके अलावा गति शक्ति के तहत पूरी की पूरी सप्लाई इंफ्रा का विकास किया जा रहा है। यानी इसको रसद को गति शक्ति से जोड़ दिया गया है, अर्थात वेयर हाउस गति शक्ति के तहत बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज गति शक्ति के तहत बन रहे हैं। साथ साथ गति शक्ति में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का हम विकास तो कर ही रहे हैं। ये है नए ज़माने की इंफ्रा बनाने की भारत की पहल, जिसमें हमने समझा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, और उसके बाद हमने समझा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। यूपीएससी वाली इंफ्रा यही है। समझ में आ रही है बात। ये रहा इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे उम्मीद है वो बातें आपको पता चली जो आप तक नहीं पहुंच पाती। अभी मार्केट में जो गाइड वाइड उपलब्ध उनमें इतनी बातें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन यूपीएससी जब भी इंफ्रा पर सवाल बनाएगा यहीं से बनाएगा। यही है यूपीएससी की इंफ्रा की पढ़ाई। समझ में आ गई बात। यही है यूपीएससी की इंफ्रा की पढ़ाई। तो मुझे उम्मीद है बात आप लोगों को एकदम समझ में आ गई होगी, एकदम क्लियर हो गई होगी। तो अगर ये इंफ्रा समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, खूब मन से पढ़िएगा। नोट्स जैसे ये है उसी तरह लिख लीजिएगा। प्री मेन इंटरव्यू तीनों में आ गया, और साथ साथ बजट आने के 2 दिन बाद हम लाइव आएंगे, आपसे बजट पर चर्चा करेंगे। उस दिन जरूर जुड़िएगा। तब तक जब ये इंफ्रा की क्लास मिले इसे पढ़िएगा, समझिएगा, और इंफ्रा पर आपका विजन, यूपीएससी वाला विजन क्लियर हो गया हो तो चिट्ठियां भेजनी है, हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है, हमारा ध्येय वाक्य है विद्यार्थी प्रथम युवा प्रथम, क्योंकि हमारी निष्ठा ही समाज और राष्ट्र के उत्कर्ष में है। जब विद्यार्थी प्रथम होगा, युवा प्रथम होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई प्रथम होगी, तो आप लोग समाज खुद बेहतर बना लोगे, राष्ट्र खुद बेहतर बना लोगे। हमें समाज राष्ट्र की चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ आपकी चिंता करनी है, क्योंकि अगर हम आपकी मुकम्मल चिंता कर रहे हैं तो राष्ट्र की चिंताओं को आप लोग अपने आप दूर कर लोगे। बस इस भरोसे से कि एक दिन ये सारी चिंताएं आप लोग दूर कर लोगे। जैसे गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कहता है कि हम 21वीं शताब्दी का नया इंफ्रा देंगे, ग्लोबल इंफ्रा देंगे, वैसे हमारी भी यही चाहत, हमारी भी यही जिजीविषा है कि हम भी 21वीं शताब्दी में इस मुल्क को अग्रगामी दृष्टिकोण वाले, परिवर्तनकारी दृष्टिकोण वाले युवा दें, नौजवान दें। और जब नौजवान मुस्कुराता है
गणतंत्र मुस्कुराता है, लोकतंत्र मुस्कुराता है, मुल्क मुस्कुराता है। आप मुल्क के मुस्तकबिल। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और जब ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा हमें जरूर बताइएगा, इंतजार रहता है हमें। तो मिलते हैं अगली क्लास में फिर से। अब सीधे हम आपसे लाइव जुड़ेंगे बजट पर। बजट आने के 2 दिन बाद नोटिफिकेशन देखते रहिएगा। सभी विद्यार्थी उस दिन लाइव आएंगे, हमसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।